इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड की कक्षा 8 के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 7 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 7 है सहकारिता, जिसका पहला प्रश्न है, ऊपर दिए गए स्थानों में से दो ऐसे कार्यों को दर्शाए जो आप पहला अकेले करते हैं और दूसरा जिसे औरों के साथ मिलकर ज़्यादा आसानी से किया जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा पहला अकेले करते हैं। तो पहला हो जाएगा नौकरी करना, दूसरा बच्चों को पढ़ाना, तीसरा दर्जी का काम, चौथा नाई का काम, पांचवा लेख लिखना, छठा निशानेबाजी करना, सातवां तैरना, आठवां दौड़ना, नौवां व्यक्तिगत व्यापार, दसवां तानाशाही और 11वां कंचे खेलना। दूसरा है औरों के साथ मिलकर। तो पहला हो जाएगा खेल खेलना, दूसरा समारोह मनाना, तीसरा दुग्ध उत्पादन सहयोग, चौथा समिति बनाना, पांचवा कोई संस्था बनाना, छठा बैंक चलाना, सातवां सरकार का गठन करना, सहकारी समिति बनाना, आठवां सामूहिक व्यापार, नौवां लोकतंत्र और 10वां क्रिकेट खेलना। 2 नंबर प्रश्न है, मधुपुरा में मधुपुरा महिला दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति बनने से पहले दूध बेचने व खरीदने की क्या व्यवस्था थी? तो इसका उत्तर होगा तब दूध उत्पादन अपने दूध को पास में बाजार में या शहर में बेचने ले जाते थे, जहां मुख्य तौर पर शहर के निवासी या मिठाई दुकानदार दूध खरीदते थे। 3 नंबर प्रश्न है, सहकारी समिति को चलाने के लिए कार्यकारिणी क्यों बनाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा ऐसा समिति के कार्यों का उचित रूप से संचालन करने और समिति के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रखने के उद्देश्य से किया जाता है। 4 नंबर प्रश्न है, दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति बनने के बाद दुग्ध उत्पादक परिवारों की जिंदगियों में क्या परिवर्तन आया? तो इसका उत्तर होगा दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति बनने के बाद वहाँ के दुग्ध उत्पादक परिवारों और किसानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में निरंतर सुधार होने लगा। उन्हें अपने दूध का निश्चय ग्राहक भी मिल गया और दूध की पूरी और सही कीमत भी मिलने लगी। 5 नंबर प्रश्न है, क्या आपके आसपास इस प्रकार की कोई दूध समिति है? वर्णन करें। तो इसका उत्तर होगा संकेत। यदि आपके आसपास है कोई दूध समिति तो आपका उत्तर हाँ में होगा, यदि नहीं है तो आपका उत्तर ना में होगा। 6 नंबर प्रश्न है, पैक्स के सदस्य कौन होते हैं? तो इसका उत्तर होगा कृषक। 7 नंबर प्रश्न है, ऋण देने के लिए पैक्स के पास पैसा कहाँ से आता है? तो इसका उत्तर होगा सरकार द्वारा। 8 नंबर प्रश्न है, ऋण देने के अलावा पैक्स और कौन कौन से कार्य करती है? तो इसका उत्तर होगा किसानों की बचत का संचय कर बैंक का काम करना, उचित दर पर खाद उपलब्ध कराना, बीज भी उचित दर पर देना, यह सुनिश्चित करना कि किसानों की फसलों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। 9 नंबर प्रश्न है, पैक्स के कारण किसानों को महाजनों के चंगुल से मुक्ति कैसे मिलती है? तो इसका उत्तर होगा आवश्यकता होने पर पैक्स के सदस्य किसानों को सस्ते दाम पर ऋण मिल जाता है। इससे किसानों को महाजनों के चंगुल में फंस जाने से मुक्ति मिलती है। 10 नंबर प्रश्न है, पैक्स द्वारा फसल खरीदने के लिए किसानों को क्या फायदा होता है? तो इसका उत्तर होगा पैक्स द्वारा फसल खरीदने से किसानों को उचित दर पर वे फसल मिल जाती है। 11 नंबर प्रश्न है, पैक्स के सदस्य किस साझा उद्देश्य के लिए एकजुट होते हैं? उत्तर होगा किसानों की कृषि संबंधी जरूरतें पूरी होती है, सस्ते दर पर ऋण मिल जाता है, उचित दर पर खाद और बीज मिल जाते हैं, अच्छे मूल्य पर फसल बिक जाती है। 12 नंबर प्रश्न है, सरकार कमजोर वर्गों को पैक्स में हिस्सेदारी दिलाने के लिए क्या करती है? अपनी शिक्षक या शिक्षिका के साथ चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कोई भी किसान निर्धारित सदस्यता शुल्क और एक शेयर की राशि देकर पैक्स का सदस्य बन सकता है। 13 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता सहकारी समिति जैसी समितियां क्यों बनाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा उपभोक्ता सहकारी समिति की स्थापना का उद्देश्य थोक व्यापारी अथवा उत्पादकों से सीधे अधिक मात्रा में माल खरीद कर अपने सदस्यों को सस्ते दर पर उपलब्ध कराना है। यह समितियां वित्तीय आधार पर कमजोर लोगों को व्यवसायियों व दलालों द्वारा किए जाने वाले शोषण से बचाती है। लोगों की पारस्परिक समस्याओं का समाधान निकालने और उस क्षेत्र के लोगों की जीविका या रोजमर्रा के जीवन से संबंधित समस्याओं या मुश्किलों को करने के उद्देश्य से ही उपभोक्ता सहकारी समिति जैसी समितियां बनाई जाती है। 14 नंबर प्रश्न है, इसके सदस्य बनने के लिए क्या अनिवार्य है? इसका उत्तर होगा इसकी सदस्यता स्वैच्छिक होती है, यानी कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है। 15 नंबर प्रश्न है, थोक व्यापारी या उत्पादक से अधिक मात्रा में सामग्री खरीदने के लिए पूंजी कहाँ से आती है?
तो इसका उत्तर होगा समिति के सदस्यों द्वारा जमा राशि जो पूंजी इकट्ठा होती है उससे अधिक मात्रा में थोक व्यापारी या उत्पादों से सीधे सामग्री खरीदी जाती है। इस प्रकार खुदरा बाजार से काफी कम मूल्य पर सामग्री मिल जाती है। 16 नंबर प्रश्न है, चर्चा कर पता करें थोक व्यापारी या उत्पादक से खरीदी गई वस्तु बाजार से सस्ते मूल्य पर क्यों उपलब्ध होती है। तो इसका उत्तर होगा थोक व्यापारी से या सीधे उत्पादकों से बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदने के लिए कारण ही वस्तुतः बाजार से सस्ते मूल्य पर उपलब्ध होती है। 17 नंबर प्रश्न है, आपके इलाके में किस प्रकार की सहकारी समितियां हैं, एक सूची बनाएं। फिर टोली बनाकर नीचे दिए गए बिंदुओं पर इन बारे में जानकारी ढूंढिए और अपनी रिपोर्ट बनाकर कक्षा में पेश कीजिए। आपके इलाके की सहकारी समिति के सदस्य कौन हैं, सदस्य मिलकर क्या करते हैं, इससे क्या लाभ होता है, समिति के सामने किस तरह की समस्या आती है। तो इसका उत्तर होगा मेरे इलाके में जो सहकारी समिति है उसके सदस्य मेरे क्षेत्र में रहने वाले किसान भाई हैं। सहकारी समिति के सदस्य मिलकर अपने सदस्यों के हितों व उसकी आर्थिक उन्नति के लिए कई प्रकार के प्रयास करती है। इन समितियों का काम निजी व्यवसाय से अलग है। इनमें व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर सामूहिक के हित पर विशेष जोर दिया जाता है। इन समितियों के बनने से किसानों को कई प्रकार के लाभ होते हैं। जरूरत पड़ने पर उन्हें सस्ते दर पर ऋण मिल जाता है। इससे वे महाजनों के चंगुल में फंसने से बच जाते हैं। सस्ते दर पर वस्तुएं मिल जाती है। उनकी फसल अच्छा दाम मिल जाता है, यानी उन्हें फायदा ही फायदा होता है। शोषण से मुक्ति मिल जाती है। इससे उनकी आर्थिक दशा सुधर जाती है। ऐसी समिति की सदस्यता स्वैच्छिक और खुली होने से कुछ स्वार्थी तत्व इसमें आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। फिर वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने की तिक्रम भिराने में लग जाते हैं। ज़्यादा मुनाफा वे खुद हड़प करने की जुगाड़ भिराते रहते हैं। जब दूसरे सदस्य इसका विरोध करते हैं तो समिति में आए दिन झगड़ा कोहराम मचाने लगता है। इससे समिति का विकास होने के बदले उसके अस्तित्व पर ही संकट के बादल मंडराने लगते हैं। बिहार में मत्स्यजीवी सहयोग समिति और व्यापार मंडल की असफलता के पीछे यही कारण थे। पर हमारे क्षेत्र की सहकारी समिति में ऐसी समस्या फिलहाल नहीं है। गलत व्यक्तियों को सदस्य बनाया ही नहीं जाता। इससे अभी इस समिति में शांति और उन्नति ही है। 18 नंबर प्रश्न है, अपने शिक्षिका व घर के सदस्यों से चर्चा करके बिहार मत्स्यजीवी सहयोग समिति और व्यापार मंडल की असफलता के कारण ढूंढिए। तो इसका उत्तर होगा गलत व स्वार्थी लोगों के इन समितियों की सदस्यता लेने व उनके द्वारा निजी लाभ उठाने और अन्य सदस्यों की हकमारी करने से ये समितियां असफलता का शिकार हो गई। 19 नंबर प्रश्न है, संचित कोष की जरूरत क्यों है। इसका उत्तर होगा संचित कोष के माध्यम से समिति की बेहतरी के लिए नई मशीनें या सामग्री खरीदने तथा आकस्मिक खर्चों को पूरा करने की सुविधा मिल जाती है। 20 नंबर प्रश्न है, आपके अनुसार दुग्ध उत्पादन समितियां किस प्रकार की योजनाओं पर खर्च करती है। तो इसका उत्तर होगा नई मशीनें या नई सामग्री खरीदने के लिए। अन्य कल्याणकारी योजनाएं जैसे अपने सदस्यों को सस्ते में जरूरत पड़ने पर ऋण दिलाना व थोक में सामान खरीद सदस्यों को सस्ते दर पर उपलब्ध कराना जैसे चारा खल्ली आदि। किसानों को लाभ में से बोनस देना। 21 नंबर प्रश्न है, दूधिया का काम और समिति के काम में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर होगा दूधिया सिर्फ अपने अकेले के निचली व्यापारी की बात सोचता है। उसका काम उसी से शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाता है। अपने काम के पूरे लाभ व पूरी हानि का भागीदारी वह स्वयं होता है। जबकि समिति सामूहिक व्यापार व सामूहिक हितों व लाभ का समान वितरण के बारे में सोचती है। समिति एक बैंक की तरह भी काम करती है और सरकार के एक अत्यंत छोटी इकाई की तरह भी काम करती है, जिसका उद्देश्य अपने सभी सदस्यों की मुश्किलों को दूर करना व उनका संरक्षण वन संकट में उन्हें पिता की तरह बल देना। समिति सामूहिक हित पर ध्यान देती है जबकि दूधिया निजी हित पर। अभ्यास का पहला प्रश्न है, सहकारी समिति के सदस्य कौन होते हैं, वे मिलकर क्या करते हैं, इससे क्या लाभ होता है। तो इसका उत्तर होगा सहकारी समिति का सदस्य कोई भी उत्पादक हो सकता है। जिन उत्पादकों के हितों के लिए व्यापार समिति बनती है उन्हीं से जुड़े उत्पादक उस समिति के सदस्य बनते हैं। जैसे दूध उत्पादक सहयोग समिति में केवल दूध उत्पादक ही सदस्य बन सकते हैं। ये सदस्य मिलकर अपने हितों व अपनी आर्थिक उन्नति के लिए मिलजुल कर प्रयास करते हैं। इससे लाभ यह होता है कि समिति के सदस्य शोषण व्यर्थ की परेशानियों और अपने उत्पाद को बेचने के भागम भाग से बच जाते हैं। उनकी आर्थिक दशा सुधरने लगती है। 2 नंबर प्रश्न है, सहकारिता से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। सहकारी समिति बनने से पहले इनमें संबंधित लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
इनसे इनके बनने के बाद ये कठिनाइयाँ कैसे दूर हो पाई? तो इसका उत्तर होगा आपस में मिलजुल कर समूह में एक समिति गठित कर कार्य व्यापार करने को सहकारिता कहते हैं। जैसे पाठ में मधुरापुर में महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति नामक एक सहकारी समिति गठित की गई है। यह समिति जिला स्तर पर वैशाली पाटलिपुत्र दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, जिसे हम पटना डेयरी के नाम से भी जानते हैं, के साथ जुड़कर काम करती है। सहकारी समितियां बनने से पहले इसके संबंधित उत्पादों को अपने उत्पाद बेचने के लिए दूर दराज के इलाकों में जाकर अपने ग्राहक ढूंढने पड़ते हैं। उन्हें उचित दाम पर भी नहीं मिल पाता था। इन समितियों को बनने के बाद उनमें जुड़े उत्पादों को अपने उत्पाद एक जगह बेचने की सुविधा मिल गई, और वह भी उचित मूल्य पर। साथ ही जरूरत पड़ने पर उन्हें समिति के ऋण लेने की सुविधा भी मिल गई, वह भी सस्ते दर पर। इससे वे महाजनों के चंगुल में फंसने से बच गए। 3 नंबर प्रश्न है, अध्याय में जिन 3 सहकारी समितियों की बात की गई है उनमें से आप किस सहकारी समिति को सबसे अधिक उपयोगी मानते हैं और क्यों? तो इसका उत्तर होगा अध्याय में वर्णित 3 सहकारी समितियों में से मुझे दूध उत्पादक सहयोग समिति सर्वाधिक उपयोगी जान पड़ती है। कारण कि ऐसी समिति के गठन से अच्छी गुणवत्ता का दूध उचित मूल्य पर शहरों में घर घर तक उपलब्ध हो जाता है, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। गांव में तो दूध की उपलब्धता खटालों से भी हो जाती है, पर शहरों में उतने खटाल होना संभव नहीं है जो पूरे शहर को दूध आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए, वह भी अच्छी क्वालिटी का और उचित दाम पर और निर्धारित समय पर। दुग्ध बूथों पर फौरन दुग्ध बूथों पर फौरन पैकेट का दूध ले लेने से खटाल में जाकर देर तक गाय दुहाने तक इंतजार करने का समय भी बच जाता है। 4 नंबर प्रश्न है, सहकारी समिति के कामकाज में कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं? आपके विचार में इन मुश्किलों को हल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? मान लीजिए आप मधुरापुर महिला दूध उत्पादन समिति के अध्यक्ष हैं। अपनी समिति को अच्छी तरह से चलाने और उनमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए आप क्या क्या कोशिश करेंगे? तो इसका उत्तर होगा सहकारी समितियों के कामकाज में मुश्किलें तब आने लगती है जब उनमें स्वार्थी चरित्र व्यक्ति प्रवेश कर जाते हैं। वे व्यक्ति स्वार्थी अपने हितों के लिए समिति के गठन का उद्देश्य भी प्रभावित करने लगते हैं। ऐसे सदस्य समिति के माध्यम से अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करने लगते हैं। इससे जो लाभ सबको मिलना चाहिए वह कुछ लोगों को ही प्राप्त हो पाता है। जब दूसरे सदस्य इसका विरोध करते हैं तो आपस में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। तब समिति का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। इन मुश्किलों को हल करने के लिए नए सदस्य की जांच पड़ताल करके ही उन्हें समिति का सदस्य बनाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के बारे में कोई शंकास्पद बात मालूम हो तो उसे समिति से निकाल दिया जाना चाहिए। यदि मैं मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादन समिति का अध्यक्ष होता तो समिति को अच्छी तरह से चलाने के लिए मैं उस समय गलत व्यक्तियों को प्रवेश नहीं लेने देता। यदि बाद में पता चलता कि कोई व्यक्ति संगठन में गलत है तो उसे फौरन निकाल देता। अधिक से अधिक लोगों को अपनी समिति से जुड़ने के लिए मैं समिति का अच्छी तरह से प्रचार करता। समिति के कारण समिति के कार्यों का प्रदर्शन कर उन्हें जनता से जोड़ता ताकि समिति का अधिक से अधिक प्रचार हो और अधिक से अधिक लोगों मेरी समिति से जुड़ सके। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।